Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Now we are back with 21st of July 2020 एडिटोरियल एनालिसिस। तो एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखेंगे चार एडिटोरियल्स आज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एडिटोरियल्स कौन कौन से हैं। लेट मी शो यू देम वन बाय वन। ओके, सो यहाँ पे आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, एक हम करेंगे मोर देन अ क्राइसिस अ चांस टू रीबिल्ड द हेल्थ सेंटर। दूसरा है बिग रिफॉर्म्स ऑन द रॉन्ग ट्रैक। देन रूल ऑफ मॉब जो कि लिंचिंग में है, तीसरा एडिटोरियल। और चौथा है अ टेम्पलेट टू मैनेज द टेम्पल्स। तो ये चार एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं जरूर दे सकता हूँ, वन क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू फ्रॉम द एडिटोरियल पार्ट, वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो मॉब लिंचिंग पे है उसके बारे में बता दूं हुआ क्या है और क्या होता है मॉब लिंचिंग। लिंचिंग बेसिकली दे आर यूनिकली अनसेटलिंग डिरेलमेंट ऑफ गवर्नेंस। बहुत अच्छा ये लाइन है, आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी जब भी क्वेश्चन आएगा लिंचिंग के ऊपर, मॉब लिंचिंग के ऊपर। जीएस2 में आएगा, ज्यादा ज्यादा ये टॉपिक आएगा तो जीएस2 में जब ये आएगा तो लिंचिंग बेसिकली इज यूनिकली अनसेटलिंग डिरेलमेंट ऑफ गवर्नेंस। अनसेटलिंग डिरेलमेंट ऑफ गवर्नेंस while an act of mob violence is itself a sign of failure of law enforcement। mob violence जो होता है it's a sign of failure of the law enforcement। it is committed in an apparent consideration that there can be no legal recourse। ये तब किया जाता है जब आदमी को ये लगता है कि कोई लीगल रिकोर्स नहीं बचा है। इन अ पैथोलॉजिकल सबवर्जन ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जब आप मॉब वायलेंस में एक्ट नहीं करते हो मॉब के अगेंस्ट, तो जब आप इस तरीके की चीजें, पुलिस जब ऐसी चीजें करती है या किसी को कस्टडी में डेथ हो जाती है तो मॉब फिर उसके अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो ये जो एक मैकेनिज्म है ये बहुत ज्यादा इल है फॉर द कंट्री। दिस इज वेरी बैड फॉर द कंट्री। मॉब वायलेंस का देखो नेगेटिव इंपैक्ट क्या कि इंडीड डिफेम्स द कंट्री एंड देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट इंटरवेंशन बाय द पुलिस टू ब्रिंग एन एंड टू दिस। देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट इंटरवेंशन बाय द पुलिस टू ब्रिंग एन एंड टू दिस। द पॉलिटिकल लीडरशिप आल्सो हैज टू प्ले an important role in questioning the social consent that allows mob violence। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका ये काम है कि वो क्वेश्चन करे कि ऐसा कौन सा सोशल कंसेंट है जिसने कि ये अलाउ किया है कि ये मॉब वायलेंस हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन रेज्ड इन दिस आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मॉब वायलेंस एंड हाउ कैन दिस मॉब वायलेंस बी प्रिवेंटेड। मतलब किस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, मॉब वायलेंस को या मॉब लिंचिंग को कहना चाहिए टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम दिस आर्टिकल। तो प्लीज डू ट्राई टू राइट द आंसर एंड प्लीज डू ट्राई टू गिव सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। ओके, दूसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, मोर देन अ क्राइसिस अ चांस टू रीबिल्ड द हेल्थ केयर। ये जीएस2 का टॉपिक है, इश्यूज रिलेटिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। जीएस2 का टॉपिक है, ठीक है। ये इसका फोटोग्राफ है, मोर देन अ क्राइसिस चांस टू रीबिल्ड द हेल्थ केयर। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसने आपको ये मौका दिया है कि यू कैन रेवोल्यूशनाइज द हेल्थ केयर सेंटर। कैसे? पहला ऑथर ने कहा है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज डिसएग्रीगेटिंग द कोविड-19 ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो आपको सबसे पहला जो सोल्यूशन मिल रहा है वो ये है कि आपको हमेशा जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है उसको डिसएग्रीगेट करके रखना चाहिए। मतलब कि आपको उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखना चाहिए। जैसे 733 अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कमिटीज बनानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाने चाहिए और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपडेट और ये इंटीग्रेट होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज इंकरेजिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जो डीएम होते हैं उनको इंकरेज करना चाहिए टू यूज द फुल रेंज ऑफ सोशल सपोर्ट स्कीम्स। जो भी अवेलेबल सोशल सपोर्ट स्कीम्स है उनका पूरा यूज करने की जरूरत है ताकि ऐसे पैंडेमिक की कंडीशन में हंगर या इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वाली कोई चीज ना होने पाए। तीसरी चीज जो ऑथर ने कही है, द टेस्टिंग कैपेसिटी इन द डिस्ट्रिक्ट कैन बी स्केल्ड अप ड्रामेटिकली बाय को-ऑप्टिंग द साइंस डिपार्टमेंट ऑफ एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। जितने भी कॉलेज या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके आप जो भी लैबोरेटरीज हैं, लैब्स हैं, उनका यूज कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग द टेस्टिंग कैपेसिटी, फॉर इंक्रीजिंग द जो भी आपको रिसर्च करना है, टेस्ट करना है, वो आप वहां पे जाकर कर सकते हो। तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज किन का यूज भी करना चाहिए।
Despite all the current uncertainty, one thing is certain, healthcare will be reliable career opportunity in the future. तो यही वाली बात है कि reliable career opportunity रहेगी, and not using emerging talent in education institutions in tier 2 and tier 3 towns in many districts in India would be a wasted opportunity. तो आपको जो tier 2 tier 3 towns है वहां पे जो education institutions है वहां में जो emerging talent है उसका यूज भी करना चाहिए, तभी आप जाकर के एक उस टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, और उनको अगर आप ट्रेनिंग दो और नर्चर करो उनके एम्बिशंस को, तो आप बहुत अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल्स पा सकते हो उनमें से. द एम्फेसिस शुड बी ऑन एनकरेजिंग द wait a second. So the emphasis should be on encouraging the innovators and entrepreneurs to bring out and scale up their products without making compromises on the standard or rigor of evidence needed for regulatory and manufacturing approval. Emphasis ये होना चाहिए कि encourage की करना है innovators को, entrepreneurs को, कि वो अपने products को scale up करें और compromises ना करें, ठीक है ना. So that is the thing which has to be done. We need to ensure that our doctors, nurses, laboratory personnel and floor workers in hospitals are protected with everything they deserve. Okay? तो हमको एक और चीज make sure करने की चाहिए कि हमारे जो health professionals हैं, जो doctors हैं, जो nurses हैं, जो लैब पर्सनल्स हैं, जो फ्लोर वर्कर्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको प्रॉपर पीपी किट मिल रही है, वो सेफ है होम में, उनको प्रॉपर सैलरी दी जा रही है. तो ये सारी चीजें भी इसी के अंतर्गत आएगा अगर आपको प्रॉपर रोबस्ट हेल्थ सिस्टम चाहिए. देन इंडिया जनरल हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो थी वो अभी तक कम रहती थी, तो अब जीडीपी का हमको बड़ा हिस्सा हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो इससे आपको क्वेश्चन जो मिलता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए वो ये है, what are the problems that plague our healthcare system in India and what can be the solution to better it out. Okay, तो क्या प्रॉब्लम्स है जो कि प्लेग डाउन कर रही हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू पीपल. तीसरा जो आर्टिकल है वो है बिग रिफॉर्म्स ऑन द रॉन्ग ट्रैक. अब ये जो आर्टिकल है ये GS3 का टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट एंड रेलवेज. रेलवेज के ऊपर ये आर्टिकल आया है कि रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की जो मुहिम है वो कैसे गलत है. रेलवे बोर्ड ने अभी रेलवे ने क्या बोला है कि ज्यादा ट्रेनें यूज करने की जरूरत पड़ेगी जिसको कि प्राइवेटाइज ट्रेन रहेंगी वो, है ना. तो व्हाट विल बी द मोटिव ऑफ सच मूव. तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि ऐसे इंट्रोड्यूस अगर करेंगे तो दिस विल इंट्रोड्यूस द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रोलिंग स्टॉक विद रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, इट विल रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम, जो ट्रेवल का टाइम है, इट विल बूस्ट जॉब क्रिएशन, it will provide enhanced safety, it will provide world class travel experience to the passengers and it will also reduce demand supply deficit for the passengers. तो जो डेफिसिट है वो कम करेगा, जॉब क्रिएशन होगी, enhanced safety आएगी, ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस मिलेगा. ये सारे बेनिफिट्स रेलवे बोर्ड का कहना है. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे ये चीप नहीं रहेगा, हायर फेयर्स रहेंगे, कॉमन मैन डिप्राइव हो जाएगा और नॉर्मल इन ट्रेनों से मूव करने के लिए, रिपरकशंस होंगे मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस में. अब यूके, जापान ऐसी कंट्रीज में तो प्राइवेटाइज हो गया है रेलवे सिस्टम, इंडिया में लेकिन अभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया है ना. सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट जो पार्टीज होंगी उसके एक टेंडरिंग प्रोसेस होगी इंडिया में, एंड इट इज नाउ अंडर वे एंड प्रोसेस 2 स्टेज कॉम्पिटिटिव बिडिंग. तो इसमें 2 स्टेज कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जा रही है, ठीक है ना. नाउ द मेजर प्रॉब्लम हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी. इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी. कैसे? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की रहेगी दैट विल एंड विद इन्वेस्टमेंट एंड प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कोचेस. तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल फंड प्रोवाइड करने तक है, प्रोक्योरमेंट तक है और मेंटेनेंस ऑफ कोचेस तक है, कोचेस के मेंटेनेंस तक है. लेकिन वहीं अगर हम ट्रेन ऑपरेशन, सेफ्टी, डीलिंग विद एवरी डे प्रॉब्लम्स इनकी बात करें तो ऐसे केसेस में कौन अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर कल को हो जाता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे स्टाफ को लेनी पड़ेगी, जबकि वो कोच बनाई किसने? किसी प्राइवेट एंटिटी ने बनाई है. लेकिन अगर उस कोच में कोई प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस के, मतलब कल को कोई एक्सीडेंट होता है उस कोच के कारण, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे स्टाफ को उठानी पड़ेगी, ठीक है ना. वहीं पे प्रपोजल ऑन फेयर. इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट प्रपोजल दैट द रेलवे और गवर्नमेंट हैव नो रोल इन फिक्सिंग द पैसेंजर फेयर. तो अब एक और चीज आ रही है कि रेलवे का कोई रोल नहीं रहेगा फेयर को डिसाइड करने में, वो मार्केट बेस्ड रहेगा. तो इसका मतलब ये है कि जो फुल लिबर्टी है वो प्राइवेट फर्म्स को चली आएगी कि वो कितना भी फिक्स कर सकते हैं फेयर को. बट इंडिया में जो रेलवे है वो एक पब्लिक गुड है और पब्लिक को कई लोगों ऐसे हैं जिनको कम फेयर में ट्रेवल करना की जरूरत है, कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा कंसेशंस की जरूरत है, तो वो चीज गलत हो जाएगी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेलवेज विल बी वॉश्ड आउट. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है रेलवेज का इंडिया में वो डिफीट हो जाएगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो वे फॉरवर्ड ऑथर ये कहते हैं द प्रोजेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन शुड नॉट रिजल्ट इन द कॉमन मैन बी डिप्राइव्ड ऑफ ट्रेवल फैसिलिटीज. वे फॉरवर्ड ऑथर ये बोलता है
है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्राइवेटाइजेशन के नाम में कॉमन मैन को ही डिप्राइव कर दो कि वो ट्रेन की फैसिलिटीज यूज ना कर पाए। आईआरसीटीसी का यूज करो, आप उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करो, इस तरह से प्राइवेट के हाथ में मत दो चीजें। चौथा आर्टिकल है अ टेम्पलेट टू मैनेज टेम्पल्स। अब एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दिया है। ट्रावनकोर दे हैव हेल्ड दैट द ट्रावनकोर रॉयल फैमिली इज द ह्यूमन मिनिस्ट्रेंट और द शेबेट or manager of the properties belonging to Sri Padmanabh, which is the chief deity of Sri Padmanabh Swami Temple in Thiruvananthapuram। तो एक फैक्ट तो मिल गया कि श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वो थिरुवनंतपुरम में है। वहां पे जो ट्रावनकोर रॉयल फैमिली, इट इज द ह्यूमन मिनिस्ट्रेंट और शेबैट और मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंस ऑफ जजमेंट क्या है कि जजमेंट मेक्स इट क्लियर दैट टेम्पल इज अ पब्लिक टेम्पल। जो टेम्पल होता है ये इस तरह के टेम्पल वो पब्लिक टेम्पल है, एंड दे नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिवोटीज, एंड दे नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड with due consideration of the devotees. The court has directed the setting up of administrative committee and advisory committee to carry out these functions। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनानी पड़ेगी और एक एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी, तो आप ये फंक्शंस कैरी कर सकते हो। अब ये बेसिकली एक टेम्पलेट की तरह यूज होगा बाकी के टेम्पल्स में भी, तो ये चीज ऑथर ने कही। सो दीज आर द आर्टिकल्स फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग these editorials एंड आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन हैव अ नाइस डे and keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.